नमस्कार दोस्तों, मैं अमात्य देव। आज 67th बीपीएससी पीटी के जो पॉलिटी का जो प्रश्न आया है, मैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगा कि उसके उत्तर क्या होंगे। ये सेट जो है, सेट सी है ना विनोद जी, सेट सी है ना। ये सेट सी में 1 से लेकर 10 तक जो है पॉलिटी का प्रश्न है। कहीं कहीं आपको पॉलिटी का प्रश्न और लगेगा, 11वां नंबर भी लगेगा, लेकिन वो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। मैं 1 से 10 तक का पॉलिटी का जो पार्ट है मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ और उसे आप समझ लेंगे। पहला प्रश्न है आपका इसमें इस सेट के हिसाब से कि निम्नलिखित में कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रतियोजित शक्ति से संबंधित है। इसका आंसर है बी। इसका आंसर है बी। और पहले मैं क्वेश्चंस करते जाता हूं, उसके बाद डिस्कस कर दूंगा। दूसरा प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे और कार्रवाई से, न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तीसरा नंबर। तो न्यायिक प्रणाली कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फिर तीसरा, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो डी इसका ऑप्शन है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ? महाराष्ट्र। एस आनंद 90 के दशक में किस पद पे थे? तो एस आनंद 90 के दशक में जो थे आपके मुख्य न्यायाधीश के पद पर थे, काफी चर्चित व्यक्ति रहे हैं। अब मैं छठा प्रश्न पे आता हूं कि निम्नलिखित में क्या संविधान के 11वीं सूची में शामिल नहीं है? तो छठा प्रश्न है कि इसमें देखिए कि पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ग्रामीण खेल, तकनीकी प्रशिक्षण यहां आएगा। छठा प्रश्न का आंसर है ई, इनमें से कोई नहीं। अब संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे हैं? यहां ई है। चूंकि सभी सारे प्रश्नों का उत्तर मैं फिर से डिस्कस करूंगा, आप अभी समझ लें। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा का प्रारंभ किया गया? राष्ट्रीय विस्तार सेवा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? इसका है उत्तर ए। अब आते हैं 9वां प्रश्न। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते हैं? ऑप्शन देखने के साथ ही आपको पता चल गया होगा। उद्योगपति, दसवां है भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है सी। अब सारे उत्तर का मैं डिस्कशन एक से मैं फिर से कर दे रहा हूं, इसके पीछे क्या लॉजिक क्या रहा है। पहला प्रश्न, पहला का उत्तर मैंने बताया था बी, अधीनस्थ विधान। देखिए, अधीनस्थ विधान समिति पर इसे इस तरीके से समझते हैं, विधानमंडल के जो अधीनस्थ निकाय का विधिक प्रलेख वगैरह बनाता है। अब विधि के जैसे विधानमंडल में क्या होता है, बहुत तरह के नियम कानून आते हैं, विधेयक के रूप में आते हैं, विधेयक कहे जाते हैं, लोग प्रस्तुत करते हैं। और विधानमंडल में क्या होता है कि यहाँ पे एक थोड़ा जो क्वेश्चन है विधानमंडल के इर्द गिर्द बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे घूम रहा है, आप उसे देखिएगा कि जैसे एक ये हो गया
फिर वार्षिक अनुदान की मांगे, एक अनुच्छेद 113 का प्रश्न कि अनुदान भी जो है, ये दोनों क्वेश्चन को हम एक साथ डिस्कस यहां पे करें। अनुदान जो मांगा जाता है, विभिन्न विभाग जो है, अलग अलग विभाग जो है अपने बजट का प्रपोजल विधानमंडल में रखता है कि मुझे इतना खर्च की जरूरत है, और वो अनुदान के रूप में रहता है और हर विभाग रखता है। तो जो यहां पर जो प्रपोजल अलग अलग विभाग रखता है, और यहां पर आइए, ये कह रहा है कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रतियोजित, कार्यपालिका को, ठीक है। तो कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तो कार्यपालिका को जो नियम विनियम बनाने के प्रतियोजित शक्ति जो दिया जा रहा है, यानी कार्यपालिका को दिया जा रहा है एग्जीक्यूटिव एक्चुअल में क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन करता है। इंप्लीमेंटेशन के दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें आती है कि जो लगता है कि नियम के विरुद्ध में, अगर इसको इस तरीके से किया जाए तो शायद सुधार हो जाए उसमें। मान लिया जाए कि अब टैक्स से संबंधित कोई बातें हैं, टैक्स के संबंधित बातें अगर नियम सिर्फ विधायिका बनाए, तो विधायिका फीडबैक कहां से लेगा, कार्यपालिका से लेगा। कार्यपालिका जो है, चूंकि एग्जीक्यूशन का जो काम वो कर रहा है, और वो जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, या वो पूरा तंत्र जो कार्य को करता है, वो तंत्र इम्प्लीमेंटेशन के दौरान, नियम और कानून के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जो समस्याएं आती है, और उस समस्याओं में उससे सुधार की उम्मीद रखी जाती है कि नहीं, ये अभी ये दिक्कत हो रहा है, तो ये इसमें सुधार ऐसे होगा। सुधार का प्रोसेस क्या है कि वो सारा जो उनको फील होता है, जो महसूस होता है क्षेत्र के स्तर पे कार्य करने के दौरान, वो सारा रिकमेंडेशन वो संबंधित विभाग को भेजते हैं, कार्यपालिका भेजता है, और कार्यपालिका भेजने के बाद उस पर मंथन होता है, फिर विधानमंडल में पेश होता है। तो वही चीजों की बात कर रहा है कि कौन सी संसद, वहां पे संसद में अलग अलग संसदीय समिति होती है, और वो संसदीय समिति जो होती है कार्यपालिका को वो शक्ति देती है कि आप जो है, आप अपने संबंधित विभाग के बारे में जो भी आपको सुधार लग रहा है, जो नियम विनियम बनाना है कि टैक्स ऐसे वसूलना है, या मुकदमे की कार्रवाई ऐसे होगी, लॉ एंड ऑर्डर्स में ये नियम रहेगा, प्रशासन के अलावा जो भी रेवेन्यू कलेक्शन में ये मॉडल रहेगा, वो सारा जो है अधीनस्थ समिति, विधान समिति कार्यपालिका को देती है। अब आइए, संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो मैंने बताया कि इसका उत्तर है ए, मुकदमे एवं कार्यवाही। अब इसको थोड़ा समझना है कि हाँ, संविधान 300 कि किससे संबंधित है। तो इसको इस रूप में समझते हैं हम लोग कि भारत सरकार जो है मुकदमे और कार्रवाई से संबंधित है कि भाई अगर भारत सरकार भी, आप यहां जानते हैं कि अगर सरकार, प्रशासन भी आपके साथ गलत करता है तो आप क्या करते हैं, केस करते हैं, और फिर न्यायपालिका उस पर लंबा जिरा के बाद न्यायपालिका आपको न्याय देती है। तो ये उसी से संबंधित है कि अगर संविधान आपको ताकत देता है कि अगर सरकार या राज्य सरकार आपके नाम से भी बाद लाया जा सकता है, मतलब कि सरकार और राज्य सरकार भी अगर आपकी मौलिक शक्तियों को या आपके जो अधिकार हैं उसका हनन करने की कोशिश करेगा, तो आप मुकदमा करते हैं, न्यायपालिका से संरक्षण पाते हैं या न्याय पाते हैं। तो ये उससे संबंधित है। अब आइए, तीसरा है, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो न्यायिक प्रणाली जो है वो न्यायिक प्रणाली विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो जापान से आया है, यानी संविधान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ? सॉरी, ऑप्शन डी, विधि द्वारा स्थापित, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये यहां पे
इसका विधि द्वारा स्थापित, तो ये जापान से लाया गया था नियम। इवन कि ब्रिटेन में भी यही लागू है कि संसद अगर कि संसदीय सर्वोच्चता में संबंधित संसद को विधान बनाने का अधिकार है। न्यायपालिका द्वारा इस आधार पे विधि पारित करने के बाद वैध प्रक्रिया का पालन कैसे हो रहा है वो देखता है। तो विधि द्वारा जो न्यायिक प्रणाली है, जो कानून द्वारा स्थापित, जो एक बार विधायिका जो है कानून बना दिया गया, उसका जस्टिफिकेशन कि उसके आधार से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, न्यायिक प्रणाली वैसे ही चलती है। चौथा, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ? तो लोकायुक्त जो है वो महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। लोकायुक्त स्थापित किए गए थे। अब ये स्कैंडिनेविया में के आसपास जो देश थे उसमें लोकायुक्त पहले से थे और वहीं से ये व्यवस्था लाया गया। ये भ्रष्टाचार रोधी संस्था है। इसमें कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों तक का होता है और यह एक स्वतंत्र संस्थान है कि अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो यहाँ पर लोकायुक्त के पास चीजें रखी जा सकती है और इसको स्वतंत्र रखा गया। क्यों रखा गया? ताकि इस पे दबाव ना आए। और ये 5 सालों के लिए ये पद दिया जाता है। तो महाराष्ट्र सबसे पहले इसको लागू किया था। अब आते हैं 5th क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। एस आनंद 90 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? 90 के दशक के अंत, तो एस आनंद थे 29वें 29th न्यायाधीश थे और इनका कार्यकाल जो था उस समय 98 से 2001 के बीच रहा है। 31 अक्टूबर 2001 और ये 98 में 10 अक्टूबर के आसपास आए थे। 10 अक्टूबर आए थे, 10 अक्टूबर से। तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे उस समय। अब 6ठा प्रश्न, ग्यारहवीं सूची अनुसूची में कौन शामिल नहीं है? 6ठा प्रश्न को आप देख लीजिए कि 11वां अनुसूची में ई आएगा, क्योंकि 11वीं अनुसूची जो है वो केंद्र एवं राज्य से संबंधित है। और केंद्र एवं राज्य के संबंधों से जब जुड़ा हुआ है, के संबंध से संबंधित है, तो यहां ऑप्शन आ जाएगा ई। न उसमें पुस्तकालय है, न चारा है, न ग्रामीण खेल है, न तकनीकी प्रशिक्षण है। 7वां ये 113 अनुच्छेद जो है वो वार्षिक बजट में कितनी अनुदान मांगे? पहले भी हम चर्चा किए कि ये प्रक्रिया जो संसद वाली प्रक्रिया मैंने बताया था कि ये पहला प्रश्न भी इसी से संसद में विधानमंडल में कैसे प्रक्रिया होती है उससे जुड़ा हुआ था। ये भी प्रश्न वहीं से है 113। तो वार्षिक बजट जो होता है, महीने का जो बजट होता है, उस बजट में अलग अलग जो विभाग है, ठीक है, वो अपने अनुदान के अपने मांग रखते हैं। लोकसभा में रखा जाता है कि भाई हमारा विभाग का ये खर्चा है, हमारे विभाग का ये खर्च है, उसके हिसाब से अनुदान की मांगे रखी जाती है। और ये मांग जो है 2022-23 में अगर देखा जाए
तो लगभग 100 मंत्रालय के अनुदान से जुड़े हुए हैं। अगर 9-10 की बात करें, 2009-10 की अगर बात कर ले, तो उस समय 105। तो कोई एक फिक्स जो है आ नहीं रहा है कि 98 है या 96 है, कि कितनी अनुदान की मांगे रखी जा सकती है, कोई फिक्स डेटा उपलब्ध नहीं है। क्योंकि अलग अलग विभाग है, मंत्रालय है, और वहां क्या खर्चे होंगे भविष्य को देखते हुए और किस रूप में डिमांड रखे जाएंगे। तो यहां मेरे हिसाब से एक ऑप्शन होगा ई। अब आते हैं 8वें प्रश्न पे। आठवें प्रश्न पे, किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा का प्रारंभ हुआ? अब ये इसका आंसर है ए, कि 1953 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जब चालू हुआ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जब चालू हुआ, तो इसी कार्यक्रम में सहयोग के लिए राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत की गई थी। और ये इसकी शुरुआत इसी के हेल्प के लिए हुआ था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में को दिशा देने के लिए। अब ये राष्ट्रीय विस्तार सेवा का जो शुरुआत किया गया, उसमें ग्रामीण विकास के लगभग सभी गतिविधियों को इसमें शामिल कर दिया गया। क्योंकि आप ग्रामीण विकास, ठीक है, कि लगभग सभी गतिविधियों को इसमें शामिल किया गया। अब इसको ऐसे समझते हैं कि चूंकि देखिए उस समय कृषि प्रधान, जब 1953 की बात करें, देश आजाद हुआ था, तो ताजा देश आजाद हुआ, और ताजा जो देश आजाद हुआ, तो देश आजाद हुआ तो यहाँ पे कृषि पे ग्रामीण विकास की बातें की जा रही थी। तो उस समय ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई जो भी योजनाएं थे, यही राष्ट्रीय विस्तार सेवा से जोड़ा गया, और ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम में सहयोग के लिए था। अब आते हैं 9वां प्रश्न। तो 9वां प्रश्न में राष्ट्रीय विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नहीं चुने गए? देखने के साथ ही आपको समझ में आ जाता है कि उद्योगपति है, और बाकी आप जान रहे हैं कि पॉलिटी पढ़े हैं तो आप जान रहे हैं कि हम लोग राज्य विधान परिषद में 1/3 ये किस पार्ट से है? तो निर्वाचित जो लोग होते हैं, पंचायत, मतलब पूरे निर्वाचित प्रतिनिधि ही इसको चुनते हैं। 1/3 निर्वाचित प्रतिनिधि। तो 1/3 जो है, जो स्थानीय निकाय हो गए, ये वाला जो आ रहे हैं, ये 1/3 चुनेंगे। और इसके अलावा विधायक जो हैं, विधानसभा के सदस्य, वो भी 1/3 चुनेंगे। विधानसभा के सदस्य, ठीक है। अब आइए शिक्षक और स्नातक, 1/12। ऐसे में उद्योगपति देखने के साथ ही आपको पता चल रहा है। 1/6 तो आप पहले से जान रहे होंगे, राज्यपाल क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं राज्यपाल द्वारा। बिहार में 12 लोग नॉमिनेट होते हैं एमएलसी के लिए। अब 9वां के बाद हम लोग 10वें प्रश्न में आते हैं। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नीति एवं कार्यान्वयन मैंने बताया था।
तो ये पॉलिसी इंप्लीमेंट से संबंधित है। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन से संबंधित है ये कि पॉलिसी जो बनता है, एक ही बॉडी द्वारा दोनों कार्य किए नहीं जा सकते हैं। सचिवालय के स्तर पे क्या होता है, नीति का निर्धारण होता है, जबकि क्षेत्र के स्तर पे उन नीतियों का क्रियान्वयन। तो आप पहले भी हम बता चुके हैं कि वो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन से आइए। फर्स्ट क्वेश्चन में इसी तरीके की चीजें थी कि कैसे जो कार्यपालिका को जो नियम बनाने, नियम अभिनियमन से जुड़ा हुआ था, तो वैसे उसी से समझिए जुड़ा हुआ वही पार्ट है कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन से संबंधित जो कार्य है वो एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता। सचिवालय जहां एक तरफ सचिवालय जो है, सचिवालय स्तर पर नीति का निर्धारण होता है, फील्ड से जो फीडबैक आता है उसके ऊपर लोग बैठ के नीति का निर्धारण करते हैं। और क्षेत्र के स्तर पर तो ये जो है भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली क्या है, नीति बनाना और कार्यान्वयन। ये कार्यान्वयन है और ये नीति बनाना। तो ये कौन बनाएगा, सचिवालय और ब्यूरोक्रेट। प्रशासनिक अधिकारी रहेंगे इसमें। सचिवालय जोड़ दिए तो बाबू लोग जुड़ जाएंगे इससे, ठीक है। प्रशासनिक अधिकारी में आईएएस हो जाएंगे, और एक जो परीक्षा आप दे रहे हैं बीएस अगर बनते हैं तो आपका भी रोल इसमें रहेगा। सचिवालय वाले का रोल क्या रहेगा, वो जो आपका फीडबैक जो फील्ड के स्तर से आता है, जिस भी स्तर पे, जिस भी स्रोत से डेटा आपके पास आता है उसके हिसाब से। अब कार्यान्वयन, ये कार्यान्वयन का काम भी प्रशासनिक अधिकारी और ब्यूरोक्रेट करेंगे। साथ साथ में एक बड़ा तंत्र जो है फील्ड के स्तर पे जो प्रशासनिक महकमा बना हुआ है, चाहे अनुमंडल स्तर पे है, जिला स्तर पे डीएम का होता है, तो ये कार्यान्वयन का जो पॉलिसी सरकार रखी उसका तो एक तरफ वही लोगों का, लोग वही रहते हैं, रोल प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। तो ये जो है विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है, ये सी। थैंक यू। ये इस प्रकार आपका पॉलिटी से जुड़ा हुआ 1 से 10 तक का प्रश्न मैं अमात्य देव कोशिश किया हूं आपके साथ कि आपके साथ डिस्कस कर लूं, और आशा करता हूं कि आप लोग का पीटी अच्छे से गया होगा और आप पीटी सेलेक्ट करके में सेलेक्ट होकर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी आप अच्छे से करेंगे। थैंक यू।